इक्का दुक्का कोई जाहिल ऐसा आदमी होता होगा जो 3 तलाक पे अमल करता होगा। और रही बात 3 तलाक की बात कौन कर रहा है? मोदी जी। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब समझ जाएंगे। रोजगार कहाँ है? जय श्री राम। मंदिर बन गया? जय श्री राम। धारा 370 हट गई? जय श्री राम। भाई बेरोजगारी बढ़ गई? जय श्री राम। एक मिनट चुप, एक मिनट चुप। वोट के लिए है, आधा बांग्लादेश हिंदुस्तान में बसी हुई है, वो किसके लिए? वोट के लिए। वो तो नजर नहीं आया। अब मोदी जी जो कटवा दिए, जो कटे हैं वोट, वो बांग्लादेशियों के वोट कटे हैं, वो हिंदुस्तान के वोट नहीं कटे हैं। और ऐसी जगह फेंक दिया देश की जनता कांग्रेस को कि इनके बिल बिलाने से, इनके बिल बिलाने से, इनके बिल बिलाने से कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी आएंगे, 100% आएंगे और 100% आएंगे। मोदी जी को हटाने, मोदी आ रहे हैं, आने दो। मुझे कोई चिंता नहीं है, मोदी जी आओ या कोई भी आओ। पहली बात तो ये बुजुर्ग आदमी है, इन्हें थोड़ी नॉलेज रखनी चाहिए। टूजी घोटाला हुआ था, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? हाँ हुई थी, सारे घोटाले हुए थे। उन्हें 7 साल इंतजार किया था टूजी घोटाला का, नहीं हुआ। कॉमन गेम घोटाला, टूजी घोटाला, कॉमन घोटाला। अब एक बात बताओ, तुम्हारे जैसी तुम्हारी मोदी सरकार झूठी है ना, जिसपे कोई वो नहीं, ऐसे ही तुम लोग झूठे हो। सिर्फ तुम वो पढ़ते हो जो मोदी जी। आज सुनो, हो गया। आज अगर मोदी सरकार झूठी होती तो 2014 के बाद 2019 में नहीं आती, 19 में नहीं आती। और 2019 में अच्छा काम कर रहा है, तब तो 24 में देश की जनता सारे कर रहे हैं 400 पार। अब बोले 400। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैंने हाँ एक ये चैलेंज दे रहे हैं 400 पार। मैं भी इन लोगों को चैलेंज देता हूँ, उनके आकाओं को सबको चैलेंज देता हूँ। आप एक चरण में चुनाव करा लीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, बात खत्म। बस क्या बोले? ये रोना तब रोते हैं जब हार जाते हैं। तेलंगाना जीतने के बाद इन्होंने नहीं रोए, और जब हम वहाँ राजस्थान जीते, छत्तीसगढ़ जीते, मध्य प्रदेश जीते, तो इनको रोना आ गया ईवीएम खराब। या फिर लोकसभा हारेंगे, फिर कहेंगे ईवीएम खराब। इनकी जो ये हारने की प्रक्रिया है ना, हारने की सिलसिला लग गया है, और उससे उभरने के लिए एक ही इल्जाम लगाते हैं, ईवीएम खराब, मोदी जी का शासन खराब। अरे मोदी जी का शासन खराब होता तो मोदी जी इतने बहुमत से जीतने से पहले जीते तो उससे ज़्यादा जीते। और फिर देश की जनता, अब इनके भी कांग्रेस के जो आका हैं, वो भी कह दिया कि मोदी जी अब तो 400 पार। मोदी जी वाराणसी सीट, एक मिनट भाई, एक मिनट। मोदी जी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डली है, इलेक्शन कमीशन का पूरा डाटा उसमें गया है। वाराणसी से 7.5 लाख वोटर लोग हैं, उनके नाम काट दिए गए हैं। पता करके पूरे मोहल्ले चिन्हित करके कि यहाँ से बीजेपी को वोट नहीं मिला था, उस एरिया के लोगों के वोट ही काट दिए गए हैं। ये हालत है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी रिट पिटीशन डल चुकी है इस बारे में। अभी आप देखते रहिए क्या क्या आपकी पोलें खुलेंगी। उसके बाद कांग्रेस का राजस्थान का चुनाव का, राजस्थान में जो चुनाव है उसमें जो है कांग्रेस और बीजेपी के जो वोट शेयरिंग में अंतर था, दोनों का जो जीतने का जो मार्जिन था वो करीब 16 लाख वोट का था। लेकिन जब उसको दिखाया गया, वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि 9 लाख वोट उनको फालतू पड़े। लेकिन कैंडिडेट वाइज जब सारे की टोटलिंग करी गई तो वो टोटल जो बैठता कांग्रेस से 16 लाख फालतू बैठता। यानी कि जब उन्होंने बताया पहला आंकड़ा, उसमें तो 9 लाख वोट से आगे थी बीजेपी। लेकिन जब फाइनल एक सीट का जब टोटल करा गया कि इसको 20 वोट मिले, इसको 20 वोट मिले, इसको 40 वोट मिले बीजेपी के कैंडिडेट्स के और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के, तो वो जो आंकड़ा बैठता है 16 लाख जाके बैठता है। 7 लाख वोट उससे ज़्यादा फालतू हैं। उसका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सबूतों के साथ गया। इतनी छोटी से उदाहरण सबको पता है भी चंडीगढ़ मेयर चुनाव का क्या हाल हुआ है, कैसे कैसे बुरा हाल करा गया है ना। हाँ, इन्होंने कहे 7.5 लाख वोट काटे हैं। हाँ। कांग्रेस ये तो नहीं दिखाया कभी जो आज 65-70 साल में आधा बांग्लादेश हिंदुस्तान में बसा दिया। किस लिए? वोट के लिए। वोट के लिए है, आधा बांग्लादेश हिंदुस्तान में बसी हुई है, वो किसके लिए? वोट के लिए। वो तो नजर नहीं आया। अब मोदी जी जो कटवा दिए, जो वो कटे हैं वोट, वो बांग्लादेशियों के वोट कटे हैं, वो हिंदुस्तान के वोट नहीं कटे हैं। जो रिफ्यूजी थे उनके वोट कटे हैं, वो ऐसी वोट नहीं कटे हैं। बनारस में जो 7 लाख के बोल रहे तो बांग्लादेश वाले थे, वो बांग्लादेशी हैं, रिफ्यूजी हैं, उनके वोट कटे हैं। इनके दिमाग में जो है, इनके दिमाग में जो कांग्रेस की कीड़ा है, जो कांग्रेस के कीड़ा है इनके दिमाग में, वो हटने वाला नहीं है। चाहे मोदी जी कितने काम कर ले, लेकिन इनके कहने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता हमेशा मोदी जी के गारंटी पर विश्वास किया और वो गारंटी परफेक्ट निकला है। कांग्रेस ने हमेशा देश की जनता को, सुनो, देश की जनता को लटकाया, भटकाया। ये डेटा आपने कहाँ से लाया कि ये बांग्लादेशियों का नाम काटे? कहाँ से डेटा? मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ से भी जो वोट काटे जाते हैं आज जो हो रही है, वो जो हमारे देश के नहीं है उसी के काटे जाते हैं। ये कहाँ से ला? मैं भी पढ़ लूंगा, मुझे नहीं पता था। रेलवे की जगह पर में बांग्लादेश में बसे हुए हैं। अच्छा। और वही वोट ममता जी की वोट है। अच्छा। वहाँ के जो वोट वहाँ आप जाइए बांग्लादेश में, क्या बंगाल में क्या हाल हुआ है हिंदुओं के साथ। और वो ऐसे, ये इनको ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी जो देश में अराजकता फैलाए। सुनिए, वाराणसी ऐसी जगह पे जहाँ की बोली और भाषा बिल्कुल सबसे अलग है।
अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया वहाँ पहुँचेगा तो उसकी आवाज़ से पहचाना जाएगा, उसके बोलने से ही फ़ौरन वो पहचाना जाएगा। तो और दूसरी बात, 9.5 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है, सीमाएं बीजेपी के राज में सुरक्षित है। हालांकि ये कोई सीमा इधर जैसी मामूली सी टुच्ची सी नहीं, बिल्कुल कहूँगा टुच्ची सी, पाकिस्तान की भाड़ में जाए, टुच्ची है, कोई महिला सम्मान नहीं उसके लिए, वो सीमाएं पार करके हमारे भारत में आ गई है। ये मोदी जी का सीमाओं का सुरक्षा है। और उसके बावजूद भी 9.5 साल से लगातार सीमा सुरक्षित है। उसके बावजूद भी 7.5 लाख बांग्लादेशी वाराणसी पहुंच गए, सेंटर में पहुंच गए, जहां उनकी भाषा नहीं कोई जानता, जहां उनका आचार व्यवहार कोई नहीं जानता, जहां वो जाते ही सबसे पहले पकड़े जाएंगे कि वाराणसी में अगर ये आ गए तो ये बांग्लादेशी हैं। सीधी सी बात है। उन लोगों के वोट भी बना दिए, तो गलती किसकी भाई? पिछले 5 साल से 10 साल से सांसद कौन है? चुप, 1 मिनट चुप, चुप, 1 मिनट चुप, 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 अब चुप। वोट किसने बनाए? सांसद कौन वहाँ से? मोदी जी। शासन किसका पिछले 9 साल से वहाँ पे? योगी जी का। योगी जी के शासनकाल में वहाँ के डीएम अंधे हैं, वहाँ के इलेक्टरल ऑफिसर अंधे हैं, वहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अंधे हैं, वहाँ के जो आधार कार्ड बनाने वाले वो अंधे हैं। उन्हें ये नहीं दिखाया गया ये बांग्लादेशी है। बांग्लादेशियों की भाषा किसी को समझ में नहीं आती। मेरे सामने आके बांग्लादेशी खड़ा हो जाए, मैं उसकी भाषा नहीं समझ सकता। बंगाली की तो फिर भी थोड़ी बहुत समझ लूंगा, बांग्लादेशी की भाषा तो ऐसी है भाई साहब, यहाँ कोई भी खड़ा होकर समझ जाए तो बात है। बांग्लादेशी की भाषा सिर्फ बांग्लादेशी समझ पाएगा। तो आप बांग्लादेशी हो जिसकी वजह से आपने 7.5 लाख आइडेंटिफाई करे, 7.5 लाख आपने वोटर आइडेंटिफाई करे। गलती किसकी? कमियां किसकी? 9.5 साल से सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, उसके बावजूद अगर 7.5 लाख बांग्लादेशी वहां पे अपना डेरा जमा के बैठ गए तो गलती किसकी? हो गया। बोलो। आज जितने इन्होंने लाते हैं तरह तरह के प्रूफ लाते हैं, मोबाइल से निकालते हैं। 10 साल पहले कभी कांग्रेस के निकाल के लाए? 10 साल पहले कांग्रेस का भी तो निकाल के दिखाओ, जो हमने जो देश को लूटे, देश को बर्बादी जी के ऊपर देश की सेना गर्व कर रही है, देश की जनता गर्व कर रही है, देश की वोटर गर्व कर रहा है, देश जमीन से लेकर आसमान पे जा रही है। ये पचा नहीं पा रहे हैं, ये इन चीजों को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बौखला रहे हैं, इसलिए हमें कह रहे हैं चुप तो ये रहे, चुप ये रहे। इनको जवाब देने के लिए मोदी जी के विरुद्ध में कोई तथ्य नहीं है। इनके न इनके सांसद को है, न इनके विधायक को है। ये जो राम को अपमान करे, जो सनातन को अपमान करे, वो देश को कभी नहीं भला कर सकता, वो देश को भला कभी नहीं कर सकता। ऐसा तो पूरे डिबेट में नहीं बोला इन्होंने, ये गलत बोल रहे हैं। जब इनके पास तथ्य नहीं है, जब इनके पास तर्क नहीं है, जब इनके पास डाटा नहीं है, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल इनका छुपने का तरीका क्या होता है? राम की चादर ओढ़ ली, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, दैट्स ऑल। रोजगार कहाँ है? जय श्री राम। मंदिर बन गया, जय श्री राम। धारा 370 हट गई, जय श्री राम। भाई बेरोजगारी बढ़ गई, जय श्री राम। अवैध घुसपैठिए बढ़ गए, जय श्री राम। आज के भुखमरी इंडेक्स में 111वें स्थान पे हमारा देश पहुंच गया, जय श्री राम। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें स्थान पे पहुंच गया, जय श्री राम। मैंने यहाँ सारे चैनल्स पे जाके पूरा का पूरा डाटा निकाल के दिया था कि ईवीएम में किस किस तरह से हेराफेरी हुई, किस किस तरह से इसमें हरकतें हुई हैं। और उसके बावजूद उन चीज़ों को लेकर जंतर मंतर पे लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लाखों के लाखों फौजी वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। 32 लाख फौजियों के बीच में संदेश जा चुका है। आज या कल में किसी भी टाइम में उनकी रैली आउट होने वाली है जंतर मंतर पे। और पहले अभी 6 जनवरी को हमारी वहाँ पे रैली हुई थी ईवीएम के खिलाफ, उसमें हजारों लोग जुड़े थे। उसके बाद अब लाखों लोग जुड़ने शुरू हो गए। सबको ये बात समझ में आ रही है, लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे क्योंकि इनके पास मतलब क्या है, क्योंकि इन्हें मीडिया नहीं दिखा रहा, कवरेज नहीं दिखा रहा। इन्हें लद्दाख की रैली के बारे में नहीं पता होगा, किसी मेन मीडिया ने नहीं दिखाया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, किसी मीडिया ने अपनी डिबेट में ये सवाल नहीं उठाया कि लद्दाख के लोग आज सड़कों पर क्यों हैं। नहीं उठाया क्योंकि इनसे इनका पर्पस सॉल्व नहीं होता। इनका पर्पस किससे सॉल्व होगा कि अगर लद्दाख के लोग अपने वो कर रहे हैं, जय श्री राम, ईवीएम खराब है, जय श्री राम, सही है। अरे भाई तुम इतने ही सही हो, आप हमारा सिर्फ एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, सारी चीज़ें छोड़ दो, हम हर चीज़ से राजी हैं। आपके मोदी जी बहुत बड़े महान हैं, बहुत बड़े महामानव हैं। हम एक चीज़ मान लेते हैं, मोदी जी को वोट मिल रहे हैं, जनता वोट दे रही है, आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, एक दिन में चुनाव करा लो, बात खत्म। आप क्या बोलेंगे? बोलिए। सबसे पहले इन्होंने कहे राम नाम की चादर ओढ़ लेते हैं, राम नाम की चादर ओढ़ लेते हैं। तो आज मोदी जी ने राम नाम की चादर ओढ़ के जो शुरुआत करी थी, तो 2 सीट से आज 330 पर पहुंची और 400 के पार करने वाले हैं। हिंदुस्तान की जनता को पहले विकल्प नहीं था इनके खिलाफ, जब विकल्प आया तो ऐसा रगड़ा, जो अब इनको एक राम दिख रहा है, झंडा दिख रहा है, वो झंडा पहले क्यों नहीं दिखा आपको? आपने खुलवाए मंदिर, बनाए क्यों नहीं? अब जब कभी हिंदू पक्ष की बात होती है तो आप ठंडे बस्ते में डाल देते हो, और जब उनके पक्ष की बात होती है तो उभार के खड़े होते हो। शर्म आनी चाहिए आपको बात करते हुए। शर्मा जी, आपको आज देश की जनता इस बात को बहुत बारीकी से देखी है, बारीकी से देख करके आज देश की जनता ने तय करा कि हमारे हित के लिए, देश के हित के लिए और सनातन धर्म को मानने वाले के लिए मोदी जी प्रबल हैं। इसलिए मोदी जी को देश की जनता चाह रही है। आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर हुआ सारे वोटों से हुआ, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जो 0 वोट से प्राइम मिनिस्टर बना।
और इंदिरा गांधी भी फुल बहुमत में से रही, 0 वोट से। हाँ 0 वोट। जवाहरलाल नेहरू बना था प्राइम मिनिस्टर, कोई वोट नहीं डाला था उसको, गांधी जी के कहने से बना। नंबर 1। नंबर 2 सुन लो, जब देश के अंदर उन्होंने लागू करा धारा 370 महिला सशक्तिकरण, 3 तलाक, तो हटाया क्यों नहीं? आज मोदी जी हटाए तो इनको दुख हो रहा है। जो मोदी जी ने इतना 10 साल में जो काम करा है, कांग्रेस अभी 100 साल में पूरा नहीं कर पाती कभी। कांग्रेस को जितना काम मोदी 10 साल में करे ना, कांग्रेस को पूरा करने में 100 साल लगते थी। राज्य सरकारों ने कहा था कि पटेल प्रधानमंत्री बनने चाहिए, लेकिन जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी उन्होंने कहा कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बननी चाहिए, जिसकी वजह से उनको अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त करा गया और पटेल जी का गृह मंत्री पद उन्हें दिया गया। और उसके बावजूद जब वो गृह मंत्री बन गए थे, उन्होंने क्लियर कहा था, भाई मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, मैं इतनी ही जिम्मेदारी संभाल पाऊंगा, इससे ज़्यादा की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। और 15 दिसंबर 1950 में 15 दिसंबर 1950 का उनका देहावसान हो गया। उसके बाद 1951 में जब आप चुनाव हुए, पहला चुनाव हुआ 51 में शुरू होकर 52 के शुरुआत तक चला, लगभग 1 साल चला था। संसाधन नहीं थे, सब कुछ नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने चुनाव कराया और पूरे देश ने उन्हें चुन के और अपने सर आंखों पर बिठा के पूर्ण बहुमत के साथ उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। उस गठन में जब लोगों ने चुना था, उस वो दौर में भी विकल्प मौजूद है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी मैंने भी बात करी, सरदार बलदेव सिंह हमारे रक्षा मंत्री, कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर, तीनों के तीनों गैर दलीय थे, कांग्रेस से नहीं थे उस वक्त वो तीनों। लेकिन उन्होंने सबका साथ सबका विकास, जो आज ये नारा मोदी जी देते हैं, चीज़ वहीं से लाते हैं सारी, नेहरू जी से चुरा चुरा के, और गालियां भी उन्हीं को देते हैं। सबका साथ सबका विकास ये होता है कि गैर विपक्षी दलों से 3 लोगों को बिठा के उन्होंने अपनी कैबिनेट में जगह दी थी। आज आप एक निगम पार्षद तक भी अगर दूसरी पार्टी का आपने मनोनीत करवा दो किसी भी भाजपा शासित राज्य में, तो बहुत बड़ी बात होगी बॉस। ट्रिपल तलाक और 370 के बारे में देखिए, 370 बात होगी। रही बात 3 तलाक की, 3 तलाक का जहाँ तक मेरी समझ है, मैं बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी को जानता हूँ, हजारों में कोई इक्का दुक्का कोई जाहिल ऐसा आदमी होता होगा जो 3 तलाक पे अमल करता होगा। और रही बात 3 तलाक की, बात कौन कर रहा है? मोदी जी। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब समझ जाएंगे, सब समझ। कांग्रेस को इतनी बड़ी देश की समस्या तो उत्पन्न की, लेकिन समाधान करने में समस्या नहीं, ये समस्या नहीं थी कांग्रेस की। सारी समस्या जो मोदी जी ने समाधान किया है वो कांग्रेस की तो देना है। और जब कांग्रेस समाधान, तो क्या क्या समस्या क्या नहीं करा कांग्रेस का टाइम। एक बात कंसर्न दे दीजिए, 2014 के जनवरी में या फिर 13 के दिसंबर के आसपास का एक कोट है, जिस टाइम नवाज शरीफ बोलते हैं मनमोहन सिंह जी को, प्रधानमंत्री होता है, कि देहाती औरत है ये, उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि हमारे देश में हम अपने प्रधानमंत्री से लड़ सकते हैं नीतियों के लिए, लेकिन आप पाकिस्तान में बैठ के हमारे देश के प्रधानमंत्री को कैसे बोल सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे है कि आप देहाती औरत कैसे? आज के टाइम में कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है जो ये बोल पाएगा कि अगर कोई भी पाकिस्तान का, आज तो हिम्मत है ही नहीं किसी की, आज के टाइम में ऐसा कोई है जो ये बोल पाएगा? आपके सरकार जो है, विपक्ष हमारा है, जो वो तो आज भी ऐसे बोलते हैं कि सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। आज हिम्मत है किसी में ये बात बोलने की? हो गया। अब आपकी बात में सबसे बड़ी बात करता हूँ, जब उन्होंने इस बात को बोला था, उसके बाद उसी नवाज शरीफ के घर पे क्या करने गए थे? बिरयानी खाने किस लिए गए थे? किस लिए गए थे? बिरयानी खाने किस लिए गए थे? उसी नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल लेके मोदी जी क्यों गए थे? बिना कैबिनेट को बताए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के सीधे वहां पे लैंड करा था। क्यों करा था? क्यों करा था सर? हर चीज नहीं, क्यों करा था? और रही बात, ये बात, हर चीज सरकार या फिर बता के करना पड़े सरकार को, आपको बताएगी कि मैं वहां जाऊं सर, मैं वहां जाऊं, मैं काम करूं। क्यों नहीं है? पूरी जनता को जानने का हक है कि हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, हमारा गृह मंत्री क्या कर रहा है? हम कर रखा उस चीज को, 2013 के बयान को। 2015 का मोदी जी का साउथ कोरिया में दिया गया बयान आपको याद है? मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में पैदा हो गया जिसे भूखमंगे और भूखे नंगे देश के तौर पे जाना जाता है। आपने ये बयान देखा कभी? बिल्कुल देखी है पूरी, कि ऐसा आपके देश वाले बोलते हैं। आज भी कोरिया क्या बोल, साउथ कोरिया ने कहा था, मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ जहाँ पे लोग भूखे नंगे माना जाता है। उस चीज को आप याद नहीं करोगे? भाई साहब मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात, आखिरी मेरी बात सुनो, सिर्फ आपसे मेरी बहस करके, मेरे से आपसे बहस करके ना, इन चीजों पे हकीकत पे पर्दा नहीं डाला जा सकता। आप अगर नहीं, वो सब छोड़ो उस चीज को, हाँ, आप बेतुकी बात करे जाओ और आएगा मोदी, वो एक अलग चीज है। आप तथ्यों पे बात करना चाहते हो, तर्क पे बात करना चाहते हो, तो बात तथ्य और तर्क पे करो। अगर आपके पास पूरी क्लिप आप दिखाओ, मैं भी अपनी गलती मानूंगा सर, सीधी सी बात। मेरी यहाँ पे कम से कम एक छोटी सी इमेज ऐसी बनी हुई है कि शर्मा जी जो बोलते हैं तथ्यों के साथ बोलते हैं, प्रूफ के साथ बोलते हैं। मैंने उस चीज को बोला हुआ है, देखा हुआ है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बेशक कल आ जाओ, आप बेशक परसों आ जाओ, आप उस क्लिप को ले आना। अगर मेरी गलती होगी, मैं कैमरे पे कहूंगा कि हाँ जी मैंने वो क्लिप पूरी नहीं देखी। नहीं, मैं शर्मा जी, आप जितनी मर्जी है कांग्रेस की वकालत कर लो, एक तो कांग्रेस आने वाला नहीं है, नंबर 2
आप ही के कांग्रेस के सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाल किले पे खड़ा होकर कहा था कि हमारे देश के जो लोग हैं ये काम चोर हैं, विचारहीन हैं, इनको काम करने की मानसिकता नहीं है। पहले जिस देश के नागरिक को काम चोर बताए थे क्या आप नहीं थे, लेकिन हम पढ़े हैं अखबार में। लेकिन उस देश के नागरिक, उस समय अखबार में पढ़ लिया था आपने? उस देश के नागरिक कभी कांग्रेस को पसंद करेगा? कभी नहीं करेगा। शर्मा जी चाहे जितनी मर्जी दलील पेश कर लें, कांग्रेस की कितनी बड़ी कर लें, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस की गठबंधन, कांग्रेस की लूटने लुटाने खाने पीने और कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति से देश उब चुका। अब आखिरी जवाब इस बात का दे देता हूँ। इन्होंने कहा आज़ादी मिलने के बाद, पहले इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने यहाँ से वो भाषण दिया था। वो भाषण 1959 का दिया हुआ भाषण है, जिसे आज तक इन्हें पढ़ा ही नहीं है इन्होंने। आप पढ़ोगे? देखो फिर अब मुझे ले रहे हो, पढ़ो आप भाषण को पढ़ो। चलो मैं निकाल देता हूँ सर, मैं निकाल देता हूँ। हाँ से सुनना, 15 अगस्त 1959 को उन्होंने कहा, शोर मत मचाओ, सुनोगे नहीं, फिर बाकी लोगों को तो सुनने का मौका मिलेगा ना। जब तक हिंदुस्तान के लाखों गांव नहीं जागते, आगे नहीं बढ़ते, तो सिर्फ बड़े शहर हिंदुस्तान को आगे नहीं ले जाएंगे। अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं ना, आपको चीज़ें समझ नहीं आती। वे बढ़ेंगे अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से, अपने ऊपर भरोसा करके। कहीं से कुछ उन्होंने बोला कि आप लोग कामचोर हो, हमारे लोग अपने ऊपर भरोसा करना भूलकर समझते हैं और लोग मदद करें। मैं चाहता हूँ लोग बागडोर अपने हाथों में लें। पूरी सुनिए भाई साहब, पूरी सुनिए। हाँ, तरक्की नापने का एक ही गज है। उस वक्त मीटर नहीं चलते थे, सुन लो, उस वक्त मीटर नहीं चलते थे, गज में नापा जाता था। तरक्की नापने का एक ही गज है कि कैसे हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोग आगे बढ़ते हैं, कौम अपनी मेहनत से बढ़ती है, और जो मुल्क खुशहाल है वे अपनी मेहनत और अकल से आगे बढ़े। हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी मेहनत करने की आदत है, हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं। इंसान की मेहनत से सारी दुनिया की दौलत पैदा होती है। ज़मीन पर किसान काम करता है या कारखाने में कारीगर, उनसे काम चलता है। ठीक है, क्या बोलेंगे?